नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, शिक्षा का वैश्वीकरण, शिक्षा का निजीकरण और शिक्षा का आधुनिकीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा का वैश्वीकरण। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा वैश्वीकरण क्या है। देखो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, शिक्षा का वैश्वीकरण, शिक्षा का निजीकरण और शिक्षा का आधुनिकीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा का वैश्वीकरण। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा वैश्वीकरण क्या है। देखो, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, या आर्थिक गतिविधियों का क्या किया जाता है, आर्थिक गतिविधियों का आदान प्रदान किया जाता है, सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान किया जाता है, राजनीतिक गतिविधियों का आदान प्रदान किया जाता है और तकनीकी का आदान प्रदान किया जा सकता है। अर्थात एक व्यक्ति एक देश दूसरे देश में जाकर के क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के निवेश कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के पढ़ाई कर सकता है। एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर शोध कर सकता है, घूम सकता है, वहां पर व्यापार कर सकता है। हालांकि हर सरकार ने इसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए हैं। इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अर्थात सभी देशों का आपस में तकनीकी रूप से मिलना, सांस्कृतिक रूप से मिलना, मुख्य रूप से आर्थिक रूप से मिलना, इसे क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण। तो यदि हम बात करें वैश्वीकरण और शिक्षा की, तो शिक्षा का वैश्वीकरण से क्या है, बहुत गहरा संबंध है। इसमें क्या है, जो भी शैक्षिक प्रक्रियाएं हैं वो सभी देशों में क्या होना, आपस में लिंक होना ही शिक्षा का वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। और शिक्षा का वैश्वीकरण के कारण वैश्विक गतिविधियों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। विश्व अर्थव्यवस्थाओं के वैश्वीकरण के कारण स्कूल में अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल विषयों का अंतर्राष्ट्रीयकरण पर क्या बढ़ रहा है, जोर बढ़ रहा है। यह दुनिया भर की एजेंसियों, संस्थानों के साथ अनुसंधान और शिक्षण में नई साझेदारी का अवसर पैदा कर रहा है। यहाँ का व्यक्ति जो है विदेश में पढ़ने के लिए जा सकता है, विदेश का व्यक्ति यहाँ पढ़ने के लिए आ सकता है। यूनिवर्सिटी, जो जितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटी के बीच क्या है, तकनीकों का आदान, पाठ्यक्रम का आदान प्रदान होता है। और वैश्वीकरण दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली ताकतों में एक है, जो व्यापार प्रतिस्पर्धा के आधार को बदल रही है और विरोधाभासी रूप से एक ऐसे युग को याद कर रही है जिसमें अभ्यास के छोटे स्थानीय समुदाय एक प्रमुख संरचनात्मक रूप ले सकते हैं। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, शिक्षा को होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा के कारण, यदि शिक्षा का वैश्वीकरण होगा तो उसमें क्या, नई नई तकनीकें हमको जानने को मिलेंगी। एक देश तक सीमित नहीं है, दूसरे देश वाले हमारे पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं, हम दूसरे देश के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। और ये शिक्षा का वैश्वीकरण क्या है, कहीं ना कहीं लाभदायक है शिक्षा के लिए। और निजीकरण, सबसे पहले हम निजी शिक्षा का निजीकरण, हम सबसे पहले निजीकरण की परिभाषा पढ़ सकते हैं। निजीकरण क्या होता है, जब किसी व्यवसाय का, किसी संस्था का या किसी संपत्ति का सरकार से नियंत्रण हटके किसी गैर सरकारी पार्टी या गैर सरकारी कंपनी के स्वामित्व में जाती है, इसे क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। और शिक्षा का निजीकरण, मतलब शिक्षण संस्थाओं का गैर सरकारी स्वामित्व में जाना, जैसे स्कूलों का गैर सरकारी, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटी का गैर सरकारी स्वामित्व में जाना। अकेडमी, हाल के वर्षों में अकादमी आम हो गई है। अकादमी ट्रस्ट एक संरचना के तहत एक साथ कई स्कूलों का प्रबंधन कर रहे हैं। जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट एक साथ कई स्कूलों का प्रबंधन, वो सारे क्या है, निजी के हैं। और एक शैक्षिक ब्रांड विकसित करता है जिसमें ट्रस्ट के सभी स्कूल ब्रांड के अनुरूप उसका अनुसरण करते हैं, ठीक है। और ब्रांडिंग का प्रभाव क्या है, स्कूलों में विशेष ब्रांडों का उपयोग जैसे जूम, एडोब आदि। इस साल शिक्षा प्रणाली में लाखों पाउंड खर्च किए जाते हैं जिससे ब्रांडों के लिए बाजार में पर्याप्त अवसर होते हैं। देखो, निजीकरण के कारण क्या होता है, निजीकरण के कारण एक तो शिक्षा महंगी हो जाती है, और दूसरी क्या हो जाती है, शिक्षा में देखो ब्रांडिंग करके जो है अपने शिक्षण संस्थानों को क्या टॉप दिखाने का प्रयास किया जाता है। और कारण क्या है, शिक्षा के निजीकरण के कारण क्या है, शिक्षा प्रणाली के कई पहलू जिनका निजीकरण किया जा सकता है और ब्रांडिंग कार्य में चलाने कई क्षेत्रों में लाभ कमाने के भरपूर अवसर प्राप्त करता है। शिक्षा का निजीकरण के कारण इसलिए है, ये है निजीकरण के कारण ये है कि ये क्या करता है, रोजगार भी उत्पन्न करती है। निजी कंपनियां क्या करती हैं, निजी कंपनियां जब शिक्षण में रुचि लेती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और अपने शिक्षण संस्थान खोलती हैं, ठीक है ना। और उससे क्या होता है, सरकार के द्वारा क्या जो स्कूल चलाए जा रहे हैं उनमें कमी आती है। और निजी कंपनियों को क्या होता है, फायदा होता है। तो निजीकरण का जो आज के तारीख में जो महत्वपूर्ण कारण लग रहा है उसमें ये है कि इसमें क्या है, शिक्षा में लोग पैसा क्या बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं और उस पैसे को निजी कंपनी क्या अपने कंपनी में क्या
आना देना चाहते हैं, इसलिए वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है, पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जीवन भर का क्या है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। शिक्षा के निजीकरण के लाभ भी हैं। निजीकरण से क्या है, जब स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो जो प्राइवेट स्कूल है वो अच्छी क्वालिटी देना शुरू करते हैं। तो जब जो जिस अच्छी गुणवत्ता वाला होगा, जितनी ज़्यादा गुणवत्ता में क्या होगी, गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धा होगी, तो इसका फायदा सीधे सीधे छात्र को मिलेगा। ठीक है, पैसा कमाने के लिए किसको निजी कंपनियां पैसा कमाने के लिए क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, और इसमें क्या होता है, वो बहुत कड़ी मेहनत करती हैं गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए। निजीकरण के नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, प्रमाण या गलतियां छिपाना। शिक्षण संस्थान क्या करते हैं, परिणामों में हेरफेर करना शुरू करते हैं, क्योंकि सरकार का सीधा दखल इसमें नहीं होता है। इसके नुकसान क्या है, सरकार सीधा दखल नहीं कर पाती, उनके शासन प्रशासन में सरकार का सीधा दखल नहीं हो पाता, इनडायरेक्टली दखल होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गलतियां छुपाते हैं, अपने परिणाम छुपाते हैं। ये इसके शिक्षा का नुकसान है। पाठ्यक्रम, वो क्या करते हैं, जो निजी शिक्षण संस्थान होते हैं वो क्या करते हैं, विज्ञान और गणित को ही ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को उतना महत्व नहीं देते। आप देखा होगा प्राइवेट स्कूल में विज्ञान और गणित जैसे विषयों का प्रभुत्व है, तो इससे क्या उन्हें कुछ विषयों की कमी के कारण शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है। तो इसके नुकसान भी है, तो फायदा भी है निजीकरण के। आधुनिकीकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम शिक्षा के आधुनिकीकरण में हम पढ़ेंगे, शिक्षा के आधुनिकीकरण में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आधुनिकीकरण किसे कहते हैं, तो आधुनिकीकरण क्या हुआ, आधुनिकीकरण उदाहरण के लिए क्या है, आधुनिकीकरण क्या है, नए तत्वों का उद्भव, नए रूप में, पुराने तत्वों का नए रूप में उद्भव आधुनिकीकरण कहलाता है। मतलब कि कोई चीज पुरानी परंपरा से चली आ रही है और एकदम से वो नए रूप में उभर गई, उसे क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या है, भारत में उचित सीखने का विज्ञान बहुत पहले से मौजूद था, जिसे मीमांसा या तर्क कहा जाता है, जहाँ छात्रों से याद किए गए कथनों संख्याओं पर भरोसा करने के बजाय व्यवस्थित तरीके से उत्तर विकसित करने की अपेक्षा की जाती थी। ठीक है, ये क्या था, पारंपरिक तकनीक थी। सीखने की इस प्रणाली को आधुनिक भारतीय स्कूलों में वापस लाना होगा, जहां प्रत्येक छात्र तार्किक तर्क के माध्यम से सीखने में सक्षम हो। कंप्यूटर, डीवीडी, किताबें, टीवी सहित आधुनिक शिक्षण उपकरणों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र छात्रों में सबसे बड़ी संभावित वर्ग को उचित लागत पर इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए। यह क्या है, आधुनिकीकरण की क्या है, नई पद्धति है। ऐसा आधुनिकीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह और नई पद्धतियां सीखने वाली क्षमता वाले शिक्षकों को नियोजित करने की आवश्यकता है, तभी शिक्षा का आधुनिकीकरण हो पाएगा। अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली को सोचने, ज्ञान विकसित करने, ज्ञान को ज्ञान में बदलने में सक्षम बनाने, सही को गलत से अलग करने के लिए उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए उपकरणों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उपकरण होने चाहिए, ग्रामीण जीवन में भी उपकरण। आप जैसे आज की तारीख में ऑनलाइन शिक्षा को देख रहे हैं, और जो टीचिंग एड्स हैं, उस टीचिंग एड्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हमको क्या करना पड़ेगा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अगर किसी देश का विकास आधुनिक शिक्षा प्रणाली को क्या बनाना होगा, धर्म बनाना होगा, तभी हमको इसका लाभ मिल पाएगा। मतलब हमको ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं करना पड़ेगा, भेदभाव नहीं करना होगा, और सभी क्षेत्रों को समान प्रकार की शिक्षा और समान प्रकार से आधुनिक बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। आधुनिक शिक्षा में क्या लाभ है, देखो, सैद्धांतिक आधार पर सीखने की क्षमता प्रदान करता है, छात्रों को तार्किकता विकसित करने की क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आप सैद्धांतिक आधार पर सीखने, इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। आप वीडियो में आप देख रहे हैं सारी चीजें, आप न सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर बल्कि आप वीडियो में भी क्या समझ सकते हैं, किसी भी थ्योरी को, किसी भी सिद्धांत को। और तर्क के साथ तर्क को विकसित करने की क्षमता प्रदान करेगी, छात्र को समस्या की उच्च स्तरीय समझ प्रदान करता है, और सर्वोत्तम समाधान भी प्रदान करता है, सर्वोत्तम समाधान। क्योंकि आप न सिर्फ किताबी ज्ञान बल्कि उसको पूर्ण रूप से प्रयोग के द्वारा सामने देख करके आप किसी चीज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यह छात्रों को रचनात्मकता प्रदान करती है। इससे क्या होगा, जब आप किसी चीज को न सिर्फ किताब में पढ़ेंगे बल्कि उसको वीडियो में देखेंगे, उसको सुनेंगे और उसको लर्निंग बाय डूइंग से उसको करने का प्रयास करेंगे, तो आप में क्रिएटिविटी क्या होगी, छात्रों में क्या होगी, क्रिएटिविटी आएगी। छात्रों को दूसरों को सिखाने के लिए उच्च स्तर का ज्ञान प्रदान करती है। यह आधुनिक शिक्षा छात्रों को विभिन्न समस्याओं को समाधान करने की क्षमता विकसित करती है। समाज में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर गुणवत्ता वाला छात्र प्रदान करता है, जो ग्रामीण समाज में बेहतर तकनीकी ला सकते हैं। यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली ग्रामीण समाज के लिए क्या लाभदायक साबित हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। नेक्स्ट टॉपिक